Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी की ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। आइए देखते हैं फिर अब नेक्स्ट हमारे जो है वायसराय वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है, जो टर्म है, वो 1869 से लेकर 1872 के बीच में है। इनके समय में जो बड़ा चेंज किया हुआ था वो था कि इन्होंने फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया था इंडिया में। यानी फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि फिनेंशियल जो पावर थी वो अपर से नीचे की तरफ जो है डाइवर्ट की गई थी। यानी कुछ नीचे कुछ प्रोविंस को भी छूट दे दी गई ताकि वो फिनेंशियल डिसीजंस ले सके। इसके साथ ही उन्होंने राजकोट कॉलेज जो है काठियावाड़ में और मेयो कॉलेज जो है अजमेर में इस्टेब्लिश किया था। उनका मोटिव सिर्फ ये था कि जो भी प्रिंसेस या प्रिंस हैं यानी राजाओं के जो बच्चे हैं रियासतों में उनका पॉलिटिकल एजुकेशन किया जा सके। ठीक, उसके बाद इनके समय में फर्स्ट सेंसस यानी जनगणना हुई इंडिया में इनके पीरियड में 1871 में, लेकिन उसे जो है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेस्ड सेंसस नहीं माना जाता, तो इसे एक्चुअली नहीं काउंट किया जाता। लेकिन फिर भी फर्स्ट सेंसस इनके पीरियड में 71 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके साथ ही ये पहले ऐसे वॉयसराय थे जिनका मर्डर हुआ, जिन्हें मार दिया गया एक पठान के द्वारा अंडमान में 1872 में। ये बहुत ही वो है कि एक्चुअली बहुत भगत सिंह या इनके थ्रू भगत सिंह ने और कई लोगों ने बड़े बड़े कई ब्रिटिशर्स रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है उनको मारा है, लेकिन इनका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलता क्योंकि इसको ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली छुपा दिया था, इसको सामने नहीं आने दिया। ये शेर अली आफरीदी है जिन्होंने बेसिकली इनको मारा था। ये हुई घटना क्या हुई थी कि शेर अली आफरीदी जो है ये काम कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही, लेकिन किन्हीं वजहों से इनको काला पानी की सज़ा दे दी गई थी। अब इस काला पानी की सज़ा में क्या हुआ, लेकिन ये संतुष्ट नहीं थे। इनको ऐसा था कि इन्हें ऐसे ही फंसाया गया है इस सब चीज़ों में और बहुत ही असंतुष्ट थे ब्रिटिशर से। और उस समय दौरा होता है वॉयसराय का अंडमान में लॉर्ड मेयो का, और उसी समय लॉर्ड मेयो का धोखे से पकड़ के मतलब शेर अली अफरीदी जो है उनका गला रेत देते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक, तो ये इनका मर्डर जो है यानी उस समय वॉयसराय जो है यहाँ के सर्वोच्च संस्था थे, वो सबसे ऊपर पद पे थे और उनका जो है एक कैदी ने यानी शेर अली ने उनको मार दिया। तो एक काफ़ी एक निगेटिव है ब्रिटिशर्स के लिए, इसीलिए इसको सामने नहीं आने दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि स्टेट रेलवे इस्टेब्लिश करने की कोशिश अपने कार्यकाल में अपने पीरियड में करी थी। आइए आगे देखते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। इनके समय में एक घटना घटी थी, कूका मूवमेंट जो है। कूका मूवमेंट घटना घटी है, कहेंगे कि इनके समय में काफ़ी उसे ख़त्म भी करने की कोशिश की गई क्योंकि वो रिवोल्ट के स्तर पर आ गई थी। कूका मूवमेंट पंजाब में हुआ था। यहाँ पर सिखों का जो था इसके लिए पहले ये रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पे चलाया गया था और इसके जो फाउंडर थे वो जवाहर मल भगत थे। जवाहर मल भगत इसके फाउंडर थे। बाद में पलक सिंह जो है वो बनते हैं और इनके पीरियड में 69 के आसपास राम सिंह कूका जो है उनके हाथ में नेतृत्व यानी लीडरशिप चली जाती है। राम सिंह कूका जो है वो पंजाब में रहते थे। जब ब्रिटिशर्स जो है सेकेंड सिख वॉर के बाद वो हरा देते हैं सिखों को, हालांकि उसमें काफ़ी उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर जगह जगह अपने बूचड़ खाने और वहाँ मीट शॉप एस्टेब्लिश कर दिए थे। इससे राम सिंह कूका को बहुत दुख होता है और वो इसको ख़त्म बूचड़ खानों को ख़त्म करने के लिए उनके मन में जो एक ही तरीका आता है कि अगर ब्रिटिशर्स को पंजाब से बाहर कर दिया गया तो यहाँ से बूचड़ खाने भी ख़त्म हो जाएंगे। राम सिंह कूका ने अलग से इसके लिए ऑर्गेनाइज एक रिवोल्ट खड़ा करने की कोशिश की और 1872 में एक्चुअली उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें बर्मा भेज दिया जाता है। बर्मा भेज दिया जाता है और उनके साथ करीब 49 के आसपास जो है दूसरे जो लोग थे जो इस रिवोल्ट में शामिल थे उनका मर्डर यानी कत्लेआम कर दिया जाता है। तो ये 72 के आसपास इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया।
तो ये उस समय काफ़ी एक रिवोल्ट था जो नॉर्थ ब्रुक के समय काफ़ी चरम पे था, इसलिए इसका डिस्कशन यहाँ जरूरी है। दूसरा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने उस समय इस्टेब्लिश किया था इनके पीरियड में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, जो आगे चल के ये कॉलेज ही मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होता है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में। तो ये इसका डेवलपमेंट सर सैयद अहमद खान ने यहीं के काल में किया था। ठीक, आइए अब दूसरे हमारे जो नेक्स्ट हैं, अगले वायसराय हैं, वो है 1876 से लेकर 1880 का पीरियड है। ये है लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन जो है ये एक ऐसे वायसराय माने जाते हैं कि इनके कार्यकाल में, इनके टर्म में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन उसका एक निगेटिव असर ही आया और इसने नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता की भावना को डेवलप करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनके पीरियड में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, फर्स्ट वो है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। मैंने आपको इसके बारे में डिस्कशन जो है 1857 के अपने लेक्चर में ही दिया था कि सेकेंड अफगान वॉर में किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हरा तो दिया वहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में उनको, क्योंकि वहाँ की जनता ने फिर रिवोल्ट किया गया, किसी बाहरी को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, तो अल्टीमेटली दोस्त मोहम्मद को फिर वापस अफगान का जो है राजा बनाना पड़ता है, उनको फिर से इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो ये जो है सेकेंड अफगान वॉर का डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था रॉयल टाइटल एक्ट। ठीक, अब इसमें क्या किया गया था, इसमें क्वीन विक्टोरिया को खुश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी, इस टाइटल से नवाजा गया उनको, और फिर उनकी ही सम्मान में, उनके रिगार्ड में यहाँ पर दिल्ली दरबार जो है एक बहुत बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था जनवरी 18 जो है 78 के आसपास, 77 के आसपास। उसके बाद काफ़ी डेकोरेट किया गया और बड़ा फंक्शन हुआ, लेकिन उसी पीरियड में ये प्रॉब्लम ये थी कि उस समय फेमाइन यानी अकाल आया हुआ था, वो करीब 4 साल और एक बड़ा फेमाइन था उस समय। लेकिन यहाँ की जनता दुखी इस बात से थे कि हमको खाने के लिए नहीं है और यहाँ इतना बड़ा अकाल आया हुआ है, और ब्रिटिश जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है, जो हमें रूल कर रहे, जो शासन जिनके हाथों में है, वो उस समय अपने खाने पीने और इतने बड़े समारोह में लगे हुए हैं। तो इससे जो जनता के मन में एक दुख जाता है और जो है उनके अगेंस्ट या एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो डेवलप होने में इसकी अहम भूमिका है। उसके बाद हम बात करते हैं उनके पीरियड में जो महत्वपूर्ण घटना घटती है कि उस समय जो सिविल सर्विसेज है उस एग्जामिनेशन की शुरुआत हुई, और उस समय लेकिन ये एग्ज़ाम देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था और उसकी एज लिमिट मैक्सिमम 21 से घटा करके 19 कर दी गई थी। लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको इंग्लैंड जाना पड़ता था, तो उस समय शुरुआत करी गई। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ 1878 में। ये एक महत्वपूर्ण घटना है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है, सिंपल अगर हम बात करें कि इसमें जो इनैक्ट किया तो कर्टेल कर दिया गया था प्रेस के इंडिपेंडेंस को, ठीक, फ्रीडम ऑफ प्रेस को, ब्रिटिश पॉलिसी एंड क्रिटिसिज्म टू ब्रिटिश पॉलिसीज। इसमें क्या किया गया था कि उस समय जो बंगाल था वो हब था प्रेस और प्रिंट मीडिया के उसके लिए। उस समय सिर्फ बंगाल में 35 करीब जो है वर्नाकुलर मीडियम में चलने वाले, यानी कि अंग्रेजी भाषाओं को छोड़ करके, भाषा को इंग्लिश में छोड़ करके दूसरे लैंग्वेज में प्रिंट होने वाले दूसरे अखबार यानी न्यूज़पेपर हुआ करते थे। तो ये जो प्रेस एक्ट था ये इस बात पे था कि वर्नाकुलर मीडियम में चलने वाले जितने भी न्यूज़पेपर हैं, अगर वो किसी भी तरह की कार्रवाई में इन्वॉल्व होते हैं या इसे सेडिशन राइटिंग या कुछ भी ऐसे में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको तुरंत ही बंद कर दिया जाएगा। हालांकि साउथ इसके लिए एक्सेप्शन था, साउथ में के लिए नहीं ये लागू किया गया था क्योंकि वहाँ पर इतने नहीं थे। तो मेनली जो है ये आया था अमृत बाजार पत्रिका जो है, ये न्यूज़पेपर था जो बंगला में प्रिंट होता था, और शिशिर कुमार जो घोष है वो इसके एडिटर थे।
सुशील कुमार घोष और एस्ले एडन जो है इन्होंने सम्मान किया, यानी कि उनको बुलाया और बुला करके ये उनको बोला, ऑफर किया कि यदि आप पेपर जब प्रिंट होते हो तो फाइनल अप्रूवल के पहले अगर आप हमारे पास लेकर के आते हो, हमसे अप्रूवल लेते हो, तो हम आपको प्रिंट करने की इजाज़त आगे दे देंगे। लेकिन घोष ने इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया। हालांकि ये अमृत बाजार जो पत्रिका है उसके लिए ही ये आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लेकिन चालाकी से इन्होंने क्या किया, जो वीकली प्रिंट होने वाली इस पत्रिका को एक हफ्ते के अंदर ही उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो ये उनके ऊपर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू नहीं हो पाया, इसलिए वो बंद नहीं हुई। लेकिन जो दूसरे जो है, जैसे एक उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश जो है, उस पे फर्स्ट वो न्यूज़पेपर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रभाव पड़ा और उसको बंद कर दिया गया। ठीक, तो इसमें यही था कि मैजिस्ट्रेट या जो भी कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके पास ये राइट है कि वो बैन कर सकते हैं किसी भी प्रिंट मटेरियल को और बंद कर सकते हैं। तो काफ़ी हार्श एक लॉ माना जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसके बाद है इनके समय में इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 आया था। अब ये इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस बता देता हूँ। इसमें यह था कि कोई भी इंडियन जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, सेल या पोजेस नहीं कर सकता है कोई भी फायर आर्म्स, यानी कोई भी हथियार जो है ये कोई भी इंडियन नहीं रख सकेगा। इंग्लिश पीपल या उसके रिप्रेजेंटेटिव है उनके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध या प्रोहिबिशन नहीं था। ठीक, अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प और रोचक है इसमें कि उन्हें भी लाइसेंस इंडियंस को दिया जाएगा, लेकिन उस प्रोसेस में सबसे बड़ा क्या उसमें ये होगा मैंडेटरी कि उनके पास हथियार होने चाहिए। लेकिन उनके पास यदि गन या कोई हथियार होता है, अगर उसका लाइसेंस नहीं होता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और इसके लिए उन्हें इम्प्रिजमेंट 3 साल का यानी 3 साल की सज़ा और पेनाल्टी यानी फाइन अलग से लगेगी। तो पहले तो आप गन रख नहीं सकते और लाइसेंस भी तब दोगे जब गन रखेंगे। तो इसका मतलब है कि घुमा के आपने सीधे कह दिया कि आप हथियार नहीं रख सकते इंडियंस। ठीक, तो और ऐसा जो है 1947 तक ऐसा लागू रहा। ठीक, उसके बाद कार्यकाल आता है लॉर्ड रिपन का 1880 से लेकर के 84 तक का टाइम है। इनके समय में भी काफ़ी रिफॉर्मर माना जाता है लॉर्ड रिपन को, बड़े बड़े काम किए। जैसे उन्होंने सबसे पहला काम किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1882 में इसको रिपील कर दिया, उसे हटा दिया। ठीक, उसके बाद इन्होंने जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम इनके समय में जो हुआ था उसकी एज जो है रेज 21 ईयर्स कर हो गई। इनके समय में 19 से 21 ईयर कर दिया गया था। सेकेंड सेंसस हुआ इनके समय में, सेकेंड सेंसस, और ये साइंस बेस्ड सेंसस माना जाता है, जिसे फर्स्ट सेंसस भी कह सकते हो। लेकिन इनके समय में जनगणना जो है उस समय साइंस बेस्ड शुरुआत हुई। फिर इनके समय में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया 1881। अब ये फैक्ट्री एक्ट क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। इसमें क्या कर दिया गया था, जो चिल्ड्रन यानी बच्चे हैं उनके लिए क्या दिया गया था कि उसको लिबरल थोड़ा किया गया कि 7 से 12 यानी 7 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो काम की अवधि है वो 9 घंटे कर दी गई, यानी कम की गई, पहले ज़्यादा थी। आप सोच सकते हैं कि 7 साल के बच्चे की एक दिन में काम करने की अवधि जो है वो 9 आवर्स रहेगी, ये लिबरल की गई। और उसके साथ ही 7 साल से छोटी उम्र के बच्चे का जो है काम करना प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक, मिड डे मील का एक इंटरवल दिया जाएगा, ये कर दिया गया। 4 मंथ में 4 डेज हॉलीडेज़ के रहेंगे। और इसके साथ ही इस समय किया गया कि जो और ये अप्लाई जो होगा सिर्फ और सिर्फ उन फैक्ट्रीज पे होगा जो मैकेनिकल पावर्स है, जिनके पास जो मशीन से काम करती है। ठीक, तो आपने देखा मिनिमम में 7 साल कर दी गई और 7 साल से कम उम्र के बच्चों को जॉब नहीं पे रखना होगा और उनके काम के घंटे जो है 7 से 12 ईयर्स के बच्चों के लिए 9 आवर्स रहेंगे। 4 डेज हॉलीडे, मिड डे इंटरवल और ये सब सुविधाएं की गई। लेकिन सिर्फ मैकेनिकल पावर जो है जो यूज़ कर रहे हैं उन्हीं फैक्ट्रीज़ के लिए है।
फिर इनके समय में एक बड़ी घटना घटी थी, वो था इल्बर्ट बिल। ये मेन से पूछा जाता है, इसीलिए डिटेल में थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ यहाँ पे। 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। सर कर्टनी पैटरसन एल्बर्ट जो थे, इनके अध्यक्षता, इनके चेयरमैनशिप में ये बिल उन्होंने दिया था। अब ये क्या था और क्या इससे कंट्रोवर्सी थी वो देख लेते हैं। इसमें सिंपल अगर एक लाइन में कहें तो इंडियन जजेस कुड ट्राई यूरोपियंस, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उस समय जुडिशरी सिस्टम में दो तरह के जज अगर हम कहेंगे हो सकते थे, एक तो इंडियंस होंगे और दूसरे यूरोपियन होंगे। ठीक, तो इंडियन जजेस को ये रहता था ऑब्लिगेशन इसके पहले कि इंडियन जजेस जो है, इसके इंट्रोडक्शन ऑफ बिल से जो है कि वो नहीं ट्रायल ले सकते हैं इंडियन मैजिस्ट्रेट यूरोपियंस के। ठीक, तो यूरोपियंस के नहीं ले सकते थे, लेकिन इस इल्बर्ट बिल के बाद ये अधिकार दे दिया गया कि वो यूरोपियंस जो भी हैं उनके भी हियरिंग कर सकते हैं। लेकिन अब इस बिल के लिए जैसे ही यहाँ के जितने यूरोपियंस हैं उनको जब ये पता चला तो वो बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने इस बिल का पूरी तरह से विरोध करना शुरू किया। अब ये इस बिल के बारे में घटना बता दूं, उन्होंने इसके लिए एक र्यूमर उठाया, एक र्यूमर फैलाया, खास तौर से अगर महिलाओं को लेकर के अगर इसमें लाई जाए तो एक संवेदना बढ़ जाती है। तो उसमें क्या किया गया कि एक र्यूमर ये था कि एक महिला जो 1857 के रिवोल्ट में एक सैनिक के द्वारा उनका रेप किया गया था, ये आरोप लगाकर, और उसका जो हियरिंग है उसकी हियरिंग के लिए एक इंडियन जज के अंडर में उसका ट्रायल दे दिया गया। अब उनका कहना था यूरोपियन का कि कोई इंडियन जज जो है वो किस तरह से एक यूरोपियन फीमेल के केस का ट्रायल ले सकता है। यूरोपियन जो फीमेल थी उनका भी आर्ग्यूमेंट यही था। उनका कहना था कि एक बंगाली जो मेल है वो फीमेल जो है यहाँ पे उनको जो है बहुत स्टीरियोटाइप या बहुत ही पिछड़े समझते हैं। उनके मन में महिलाओं के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह की फीलिंग होती है, और हमारा ऐसा नहीं है, हम पढ़े लिखे, हम एजुकेटेड हैं, तो हमारी हियरिंग एक यहाँ के जज और यहाँ का मेल जिसकी टेंडेंसी फीमेल के लिए ये है, वो कैसे हमारी हियरिंग कर सकता है। हालांकि उस समय बंगाल की कुछ महिलाएं आगे आई और उन्होंने इस बिल का पक्ष लेते हुए ये कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करना है तो आप देख सकते हो कि बंगाल में आज भी इतनी महिलाएं हैं जो आप यूरोपियन से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, और उसके लिए कलकत्ता में काफ़ी एडमिशन्स जो है प्रपोर्ट भी कर रहे थे कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस बिल का सपोर्ट जो है बंगाल की महिलाओं ने किया। अब इस कंट्रोवर्सी को जो है ख़त्म करना था, तो इसके लिए दिया गया, इनके हाथ में है तो पॉसिबिलिटी, तो इसके लिए जो फैसला बेसिकली करा गया था इनके रिपन के कार्यकाल में, जो इसके लिए फैसला हुआ, वो फैसला कंट्रोवर्सी को उन्होंने ख़त्म करने के लिए किया कि ये इन्होंने कहा कि कंट्रोवर्सी को सॉर्ट आउट, रिवोल्ट कंट्रोवर्सी को सॉर्ट आउट करने के लिए जुरिडिक्शन जो है यूरोपियन के हाथ में जो है, इंडियंस के हाथ में यूरोपियन केसेस भी जो है ट्रायल के लिए आ सकते हैं, इक्वली दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर कोई यूरोपियन है डिफेंडर, तो वो अगर डिमांड करता है कि उसमें 50% जो है वो जजेस यूरोपियन होंगे, तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे मामले में 50% जजेस यूरोपियन भी शामिल करे जाए। इस तरह से इस कंट्रोवर्सी को सॉर्ट आउट किया गया, और ये बिल जो है वो 25 अगस्त 1884 को पास हुआ और इन्फोर्स हुआ May 1 को। ठीक, इसके साथ ही लॉर्ड रिपन जो है उनके समय में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी बात उन्होंने की थी 1882 में। इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक, तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन पंचायत के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात रखी थी।
अब आइए बात कर लेते हैं, एक टॉपिक मैंने आपको बताया था जो एक अभी 1885 में, यानी 85 में उस समय डफरिन आ जाते हैं वायसराय के तौर पे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म भी इसी पीरियड में हुआ। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो डफरिन जो है वो वायसराय उस समय बने, उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड क्रॉस थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो फाउंडेशन जो है 20 जो इसका हुआ कांग्रेस का, वो 28 दिसंबर 1885 को किया गया A.O. ह्यूम, ऑलन ऑक्टेवियन ह्यूम के थ्रू, जो एक रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर थे, और जो इसका पहला सेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था बॉम्बे में, जिसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। A.O. ह्यूम जो थे वो शिमला में ही रहते थे रिटायरमेंट के बाद, और उन्हें सेंट ऑफ शिमला भी कई जगह देखेंगे कहा जाता है। ठीक, अब ये एक ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने कांग्रेस जो है बनाया, उसके संस्थापक फाउंडर माने जाते हैं। हालांकि उस समय उन्होंने जो नाम दिया गया था वो था इंडियन नेशन यूनियन, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी जो थे उनका सजेशन था कि नहीं, इसका नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए। यानी जो इसका नाम का रिकमेंडेशन दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, और ये कांग्रेस वर्ड उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। ठीक, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट समिट जैसे क्या होता है, वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज 1885 में यूसी बनर्जी यानी चेयरमैन उसके जो थे वो बांग्लादेश से थे, बंगाल से थे। तो बंगाल के चेयरमैन यूसी बनर्जी, और यहाँ पर बॉम्बे में होता है, यानी पूरे देश को यूनाइट करने की कोशिश की गई। और ये वो अधिवेशन था या वो सेशन था जो पूना से बॉम्बे शिफ्ट किया गया था। ठीक, अब इसके एस्टेब्लिशन के पीछे जो थियरी थी वो क्या थी, वो आपको बता दूं कि थियरी इसके पीछे क्या थी। इस समय जैसे ब्रिटिशर्स की जो थियरी थी वो थियरी ये थी कि इसमें 1857 के रिवोल्ट के बाद इन्होंने बात की थी ब्रिटिश क्राउन ने कि यहाँ पर एक ऐसी संस्था का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करेगा इंडियंस का। तो इंडियंस के जो भी चीज़ें होंगी उनके थ्रू वो अपनी बात जो है वो ब्रिटिशर्स तक रख सकते हैं, ताकि एक गुड गवर्नेंस यहाँ पर इस्टेब्लिश हो सके। लेकिन यहाँ पर जो लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट हैं, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनकी थियरी को हम कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थियरी। अब सेफ्टी वॉल्व थियरी क्या थी कि सेफ्टी वॉल्व थियरी में ये कहा जाता है कि जैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल के तौर पे यूज़ किया था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें जो आने वाले इंडियंस को भी लगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है, जो अपनी बातें रख सकते हैं, और इस तरह से उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन, एक संतोष आ जाएगा, और वो किसी भी रिवोल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट थियरी है, सेफ्टी वॉल थियरी, जो लाल बाल पाल ने दिया था। इसी तरह से लाला लाजपत राय जो है, उसने जो है कांग्रेस के जन्म को यानी इसको क्रिटिसाइज किया था, जो मोटिव था ब्रिटिशर्स का। और उनकी बुक थी, उसमें उनके बुक का नाम है अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी। इसमें उन्होंने आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरी तरह से इसमें क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि ये डफरिन की और ह्यूम की कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें उन्होंने एक बफर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने की कोशिश की है, जिसमें इंडियन के एग्रेशन को पूरी तरह से सप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके, ताकि एक रिप्रेजेंटेशन उनको लगे कि बफर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो अपनी बात रख सकते हैं। ठीक, लेकिन मॉडर्न जो एनालिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो बेसिकली बहुत से रीजनल जो कॉन्शियसनेस उस समय डेवलप हो रहे थे लोगों के, जिसके एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जा सके जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात करें, उसमें बहुत सारे सुधारात्मक कार्य कर सके, और उसके साथ ही साथ कम्युनिटी का एक इंटरेस्ट भी हो, और वहाँ जो है ब्रिटिशर्स के तक पहुँचाया जा सके। तो इसलिए जो है बेसिकली आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये आज ने हमने जो किया है वो 1857 से लेकर 1885 कांग्रेस के जन्म के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ स्टोरी ली है। अब इसी का डिटेल जो है 1905 तक अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम इतने पे ही
रोकते हैं।